My Billionaire System एपिसोड 16 रोया अनीम फैंग गर्ल। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और जर्मनी वहीं पूरी क्लास शॉक्ड हो गई होती है और कहती है टोनी पहले ऐसा तो नहीं था लेकिन अब ये काफी ज्यादा ऑसम हो चुका है। इसने डायरेक्ट जाके उसकी वीट आईडी मांग ली। तभी लाजिया खड़े होते हुए बोलती है ये बिल्कुल भी ऑसम नहीं है, ये बस यहाँ पे कुछ अमीर लोगों का चेला है जो कि उन लोगों के पीछे धूम हिलाते हुए घूमता रहता है। इसी ने वजह को हेल्प करी थी मुझे बेवकूफ बनाने में। जो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आए थे वो सभी बेहद ही अमीर बंदे थे और उन्होंने मैं जैसी भोली लड़की को परेशान किया। तभी वेंज बोलता है लाउजिया फालतू बातें करना बंद करो। लाउजिया बोलती है आखिर मैंने क्या फालतू बात करी, तुमने मेरी फीलिंग से खेला है और तुमने मुझे फील करा है कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो और उसके बाद तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम अमीर नहीं थे और मैं बहुत ही लकी निकली। और हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर रोया का अफेक्शन 5 पॉइंट से गिर जाता है। जस्टिन खड़े होते हुए बोलता है टोनी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकते थे, आखिर तुम अमीर लोगों के चिले क्यों बन रखे हो? मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दे सकता हूं, मैं भी एक काफी ज्यादा अमीर इंसान हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम काफी अच्छा पैसा कमाओगे। वही टोनी सोच रहा होता लाउजिया ने सबसे पहले मुझे बेइज्जत करने का ट्राई किया, उसके बाद ही जस्टिन उसकी हेल्प कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने पहले से ही साइज डिसाइड करके रखी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इन साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इन लोगों को अपनी रियलिटी दिखानी होगी। तभी टोनी हाउटियान को मैसेज करता है मेरी विला पे जो करारी कार पड़ी हुई है उसे लेके जवज होटल पे आ जाओ। फिर हम देखते हैं उन लोग की पार्टी खत्म हो गई होती है। सब लोग बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं सच में एक 4 स्टार होटल था, खाना खा के तो मजा ही आ गया। सच में जशन काफी ज्यादा कूल बंदा है, उसने हम सभी के लिए पे भी कर दिया। वही जशन चलते हुए सोच रहा होता है लू वेंज और ये कमीना टोनी अब ये किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। आज तो मैंने इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है और आज की रात मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं जीत गया। तभी जस्टिन बोलता है रोया क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम ही घर छोड़ दूं और आज की रात मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊं? और हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमसे कभी भी छुट्टी नहीं मांगूंगा। फिर रोया बोलती है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी होटल का एक बंदा आता है और वो बोलता है मिस्टर जस्टिन मैं कब से आपको ढूंढ रहा था कि आप अपनी कार को पार्किंग से हटा सकते हैं। जस्टिन बोलता है मैंने तुम्हारी रेस्टोरेंट को पैसा दिया है तो आखिर मैं अपने कार को पार्किंग से क्यों हटाऊं? वहीं जो बंदा होता है वो बोलता है हमारी पार्किंग 9 बजे के बाद में सिर्फ वीआईपी कस्टमर के लिए खुलती है और अभी हमारा वीआईपी कस्टमर आया है जो कि अपनी कार को पार्क करना चाहता है, इसी वजह से आपको मैं परेशानी दे रहा हूं आपकी कार हटाने के लिए। फिर जस्टिन बाहर आके अपनी कार को बाहर निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे देखना कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके लिए मुझे अपनी कार को बाहर निकालना पड़ा। तभी वो देखता है उसके कार के जगह पे एक करारी कार खड़ी होती है और वो सोच रहा होता है ये तो वही करारी कार है जो कि मैंने सिर्फ शो में देखी है। फिर वो कार से हटिया को बाहर निकलते हुए देख के बोलता है ये तो गैंग हटिया है। अब मुझे पता चल गया कि आखिर मुझे अपनी कार क्यों निकालनी पड़ी। इस बंदे के बारे में बोला जाता है कि ये बंदा पूरी सील का सबसे ज्यादा यंग अमीर बंदा है और ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने गुस्से में इससे कोई पंगा नहीं लिया, वरना ये मुझे खड़े खड़े बर्बाद कर देता। लेकिन तभी टोनी जाके हाउटियन से हाथ मिलाने लगता है और कहता है हाउटियन मेरी कार को यहाँ पे लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हटिया कहता है आप तो मेरी फैमिली की तरह है ब्रदर, आपको थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपकी कार डिलीवर करके मुझे नरेल फील हो रहा है। वहीं जस्टिन सोच रहा होता है क्या ये कार टोनी की है और ये हाउटन इससे इतना ज्यादा पोलाइट क्यों बात कर रहा है। वहीं सारे लोग बात करने लगते हैं क्या ये इतना ज्यादा अमीर है, इसके पास एक करारी कार भी है और एक करारी कार के अंदर जस्टिन के दर्जन ऑफ कार आ जाए। वहीं टोनी झावकियान को बोलता है मुझे आपको अपने कुछ क्लासमेट से मिलाना था जो भी बहुत ज्यादा अमीर बंदे हैं। वहीं टोनी के क्लासमेट लाजिया को ब्लेम करते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या बात कर रही थी, तुम कह रही थी कि टोनी यहाँ पे अमीर बंदों के पीछे घूमता है, पर देख के तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। वही रोया सोच रही होती है लगता है जस्टिन और लाजिया मिलके टोनी को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था, लेकिन इस बंदे ने खुद के पास इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी खुद को डिफेंड नहीं किया। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है और रोया के अफेक्शन 15 पॉइंट से बढ़ गए होते हैं। तभी टोनी बोलता है
रोया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूं? और रोया बोलती है ठीक है, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। और लू वेंचटिया से बोलता है, आपने यही बोला ना कि जस्टिन की वेल्थ में और टोनी के वेल्थ में इतना अंतर है जितना कि इंसान और कुत्ते के बीच में। और ये सारी बातें सुनकर जस्टिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोया को, जो कि सोच रही होती है, टोनी की कार देखकर मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मैं टोनी को अच्छे से नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं उसे कार में ऐसे ही बैठ गई। क्या पता ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी टोनी बोलता है, मैं काफी देर से ध्यान दे रहा हूं, तुम्हारा जो ये पेंडेंट है वो तो डीका ओटमैन ने। फिर रोया बोलती है, क्या तुम इसको जानते हो? टोनी बोलता है, हाँ, मुझे भी ओटमैन सिटी देखना काफी ज्यादा पसंद था, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा कूल लगती थी। फिर रोया बोलती है, हाँ मुझे भी, मैं बचपन से ये शो देखते हुए आ रही हूं, और सबसे बेकार बात तो यह है कि मेरी एज की कोई भी लड़की ये शो नहीं देखा करती थी। और फिर ऐसे ही करके वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि रया का इतना ज्यादा खुशमिजाज साइड होगा, ये ज्यादातर हमेशा कोल्ड ही रहती है। मुझे उसको खुद देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे इसकी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और पता नहीं क्यों पर मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार में पड़ चुका हूं। फिर टोनी रोया को बाय बोलते हुए बोलता है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम बाकी क्लासमेट से काफी ज्यादा अलग थी। रोया बोलती है, तुम मुझे रोया बोल सकते हो, और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। टोनी को जाते हुए देखकर रोया सोच रही होती है, यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, इसने मुझे बाकियों की तरह जज नहीं किया, ये उन बेकार लड़कों से बिल्कुल अलग है जो कि खुद को बोसी दिखाते हैं और कूल बनने का एक्ट करते हैं। फिर रोया अपने घर के अंदर आती है। रोया की मम्मी उसे बोलती है, मैंने तुम्हें बोला है ना ज्यादा देर तक बाहर मत घूमा करो, और तुम उस डेट के बारे में क्या क्या सोच रही हो जिससे मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा की कंपनी काफी ज्यादा बुरी हालत में है, और जोहन फैमिली की इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ये करना ही होगा। फिर रोया हंसते हुए बोलती है, मॉम क्या मेरी खुशी और मेरी हैप्पीनेस मैटर नहीं करती? मुझे उसहान फैमिली के लड़के से शादी नहीं करनी है। तभी रोया की मम्मी बोलती है, हमने बचपन से तुम्हें पालने में तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है, तुम्हें खाने पहनने और खेलने से लेकर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए होता था हमने सब कुछ दिया, और अगर आज तो तुम्हारी फैमिली की हालत ठीक नहीं है तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं कर सकती। मुझे पता है जो हाँ कहेंगे वो बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शादी के बाद सुधर जाते हैं। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मोम बाकियों के सामने अपने घुटनों पे गिड़गिड़ा है? रोया रोते हुए बोलती है, ठीक है मम्मी मैं समझ गई। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को, जो कि अपने चैट ग्रुप पे मैसेज पढ़ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा मैसेज करता है कि बहुत बड़ी खबर है। टोनी कह रहा होता है कि आखिर हटिया ने क्या मैसेज किया है, और हम देखते हैं उसने रोया और हान फैमिली के लड़के की शादी के बारे में पोस्टर भेजा होता है। टोनी कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यह तो रोया है, उसने मुझे बताया था कि वो किसी के साथ में ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है, पर शादी यह तो हो ही नहीं सकता। और मैंने रोया को 3 साल तक स्कूल में देखा था, और यही वो मेरी उम्मीद है जिसकी वजह से मैं स्कूल में पढ़ता भी था। आज तक मैं ऐसा बंदा बन के रहा जो कि सिर्फ देखता रहा, लेकिन आज मैं पहली बार आगे बढ़कर कुछ एक्शन लूंगा। तभी हम देखते उसे एक आंटी देख रही होती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर। माई बिलियनेयर सिस्टम, एपिसोड 17, मुझे मेरे नाम से ही डराओगे, जो कि बोलती है, यह तो टोनी है, और उसके पास एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है, यह बड़े शॉर्ट्स और बिग स्लीव्स पहनता है, यह लड़का टोनी है। फिर वो आंटी टोनी को रुका हुए उसको अपना कार्ड देती है, कहती है, हेलो टोनी, मेरा नाम है सनसुई, और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंस बनना चाहते हो? टोनी उसे मना करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो आंटी कहती है, इसने मुझे इतनी जल्दी मना कर दिया, क्या इसने किसी और कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? फिर वो आंटी टोनी का पीछा करते हुए बोलती है, हमारी एक MCM कंपनी है, हम लोग काफी
ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, हमारी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी कंपनी के पास में मिस्टर स्टार्क है जो कि एक बहुत ही बड़े टाइकून है और वो हमारी कंपनी के पीछे अंधन पैसा खर्च करते हैं। अगर तुम हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो तो याद रखना टोनी स्टार्क तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। वही टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये कैसी औरत है, ये अपने प्रोफेशनल काम के अंदर मेरा नाम क्यों ऐड कर रही है और इस कमीनी की वजह से मुझे भी अपने काम में लेट हो रहा है और लगता है इसको लग रहा है कि मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी टोनी वह में मैसेज करते हुए बोलता है, क्या यहाँ पे कोई मीडिया कंपनी को जानता है? यहाँ पे एक सिंसू नाम की लड़की है जो कि मुझे परेशान कर रही है और मुझे मेरा ही नाम लेकर डरा रही है। तभी मिस्टर होंग बोलते हैं, रुकिए मैं चेक करता हूँ। टिया बोलता है, मिस्टर स्टार्क आप 2 सेकंड रुकिए, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इस कंपनी को सियोल से गायब करवा दूंगा। वहीं संसुई बोल रही होती है, क्या तुमने कुछ सोचा लड़के? तभी संसुई के फोन पे बॉस का कॉल आता है और वो सोच रही होती है बॉस क्यों कॉल कर रहे हैं, और हम देखते हैं उसके बॉस होते हैं मिस्टर हंग जो कि बोलते हैं जल्द से जल्द वापस आ जाओ। फिर टोनी आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, हान ग्रुप मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझसे मेरी लड़की को नहीं चुरा सकते। वहीं हम देखते हैं रोया को जिससे उसकी मदर बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, यह सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी युवान हांग कंपनी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारे पापा भी थक चुके हैं लोगों से हेल्प मांग के। इस वक्त सिर्फ अंकल ही है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हुए हैं और एक ब्लाइंड डेट तो बिल्कुल ही बड़ी रिक्वेस्ट नहीं होती ना, तुम उसे अच्छा दोस्त तो बना ही सकती हो। तभी रोया के फोन पे टोनी का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो? रोया मैसेज करते हुए बोलती है, रॉयल होटल जा रही हूँ, वहां पे मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। टोनी बोलता है, अगर तुम पहुंच जाओ तो तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना। वहीं रोया सोच रही होती है, टोनी को कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, काश उसका मने हांग गैंग की जगह टोनी होता। तभी रोया के फादर बोलता है, रोया मेरी बात सुनो, आज तक तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए शांत रहना, बस यह मानना कि तुम अपने फादर की हेल्प कर रही हो। रोया बोलती है, ठीक है डैड मैं समझ गई। सीन चेंज होता है, रोल होटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर नका एक बंदा रोया की फैमिली को रिसीव करने के लिए आया होता है। वो कहता है, मिस्टर जाऊ सेन आपका स्वागत है रूम नंबर 305 में, मिस्टर हन आपका वेट कर रहे हैं। वहीं मिस्टर हन का सेक्रेटरी सोच रहा होता है, मैंने सुना है रया काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं इनको देखने के बाद बता सकता हूं कि मैंने जो सुना है यह उससे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। इसका पूरा फ्यूचर उस मोटे के बेड पर खत्म होगा, वो बिल्कुल भी इसको डिजर्व नहीं करता। वहीं रोया सोच रही होती, ये तो सिर्फ एक ब्लाइंड डेट है ना, आखिर मेरे फादर इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके क्यों चल रहे हैं? फिर जैसे वो लोग 305 रूम में एंटर करते हैं, अंकल हान बोलते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, जल्द हम लोगों का परिवार एक परिवार होने वाला है। और हम देखते हैं रोया के फादर जाऊ सेन ने सारे डॉक्यूमेंट को उसके टेबल पर रख दिया होता है। रोया सोच रही होती है, फादर क्या करने की सोच रहे हैं? फिर हमें अंकल हान के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे सीओ के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी को ऑन करते हैं और ब्लैक और व्हाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उनका पैसा लगा हुआ है। सभी लोग कहते हैं ये एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी प्रॉफिट के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। तभी अंकल हान रोया को बोलते हैं, रोया तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। रोया बोलती है, अंकल हान मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही वो टोनी को मैसेज कर देती कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम 305 में हूं। तभी हान गैंग आगे बढ़ते हुए रोया का हाथ पकड़ लेता है, कहता है, रोया मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, मैंने तुम्हें लास्ट कॉकटेल पार्टी के अंदर देखा था, उसके बाद से मैं ना ठीक से सो पाया हूं ना खा पाया हूं। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे जो फादर है वो तुम्हारी फैमिली की अच्छी तरीके से हेल्प कर देंगे ताकि तुम इस मुश्किल समय से बाहर निकल सको। फिर रोया बोलती है, हाँ हेल्प के लिए शुक्रिया। फिर हान गैंग बोलता है, रोया तुम इतनी पोलाइट क्यों हो रही हो? फिर वो उसको पीछे से जोर से पकड़ते हुए बोलता है, कुछ देर में हम एक फैमिली बनने वाले हैं। फिर रोया उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देती है और बोलती है, यहाँ पे इज्जत से पेश आओ, क्या तुम्हें बिहेव करना नहीं आता? फिर रोया के फादर बोलते हैं, रोया हंग के साथ में अच्छे से बिहेव करो। वही रोया सोच रही होती है, डैड आप सही नहीं कर रहे। फिर रोया के फादर बोलते हैं, मिस्टर न मेरी बेटी थोड़ी गुस्से वाली है और इसकी बातों का बुरा मत मानिए, और मुझे ऐसा लगता है कि
हान गैंग और मेरी बेटी एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे, अंकल हान बोलते हैं। हाँ, मुझे भी इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलिए एक साथ में बैठ के एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। फिर वो सेक्रेटरी बताता है कि यह एक इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हान फैमिली जाऊ फैमिली को $100 मिलियन देगी, जिससे कि वो जुआन हांग फैमिली के 20% शेयर को खरीदेंगे। इसके बदले में रोया को हांग किंग से शादी करनी पड़ेगी और जो $100 मिलियन है वो आपको टुकड़ों में दिया जाएगा। लास्ट पेमेंट आपको तब मिलेगी जब रोया और हां गैंग का बच्चा हो जाएगा। तभी रोया को कॉन्ट्रैक्ट छीन हुए बोलती है, क्या शादी बच्चे, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? और फादर, आपने तो बोला था कि एक ब्लाइंड डेट होगी, लेकिन आप तो मुझे बेच रहे हैं। तभी रोया की मम आगे बढ़ते हुए बोलती है, रोया शांत हो जाओ। रोया बोलती है, मैं शांत नहीं हो सकती, मुझे पता है यह हांग गैंग ड्रग्स लेता है, गैम्बलिंग करता है और ड्रिंक भी करता है और यह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तभी रोया के फादर रोया को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं, हमारी जब फैमिली बहुत ज्यादा दिक्कतों में है, लेकिन इतने मुश्किल टाइम में भी तुम सिर्फ खुद का सोच रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रोया बोलती है, मैं खुद के लिए नहीं सोच रही, आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तभी रोया की मॉम बोलती है, रोया मेरी बात सुनो, तुम्हारे डैड जो भी कर रहे हैं वो हमारी फैमिली के लिए कर रहे हैं और तुम बचपन से ही बहुत ज्यादा समझदार रही हो। अगर हमारी कंपनी फेल हो गई तो हमारी फैमिली भी फेल हो जाएगी। रोया बोलती है, मोम आप ऐसे बीव क्यों कर रही है? अगर हमारी लग्जरी लाइफ खत्म भी हो जाती है तो हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, आप, मैं और डैड मिलक पक्का से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन तभी रोया की मॉम अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है, प्लीज अपने मॉम के ऊपर थोड़ी सी दे दिखा दो। ये चीज देख के वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। रोया बोलती है, मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज खड़े हो जाइए। तभी रोया की मॉम बोलती है, नहीं, तुम्हारी मॉम एकदम हेल्पलेस है, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोगी तब तक मैं खड़ी नहीं होंगी। तभी हान आगे बढ़ते हुए बोलता है, रोए मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से रखूंगा और वैसे भी तुम्हारी मॉम को ऐसे बिहेव करते हुए देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बस तुम मान जाओ। वही रो रोते हुए सोच रही होती है, क्या यही मेरी डेस्टिनी है? एक अमीर फैमिली में बोर्न हुई और अब मुझे पिंजरे में कैद होके हमेशा रहना होगा। फिर रोया रोते हुए बोलती है, मॉम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी रोया की मॉम बोलती है, सच में तुम काफी अच्छी बच्ची हो। और रोया के डैड भी बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं अभी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर अंकल हान बोलते हैं, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो हम लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। और रोया के फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकल हान बोलते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले इन लोगों की शादी हो जाती तो आपको शायद जल्दी पैसे मिल जाते। वहीं हाँ गैंग सोच रहा होता है, तुमने मुझे काफी नीचे देखा है, लेकिन तुम हारे जैसे कोल बड़ लड़की को अपने बेड पर देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो लोग डील की बात कही रहे होते हैं, तभी वहां पर गेट टूटता है, जिसको देख के सभी लोग शॉर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं वहां पर टोनी आ गया होता है। टोनी बोलता है, आखिर कौन वो कमीना है जो कि मेरी रोया को मुझसे दूर लेके जा रहा है? वही रोया सोच रही होती है, सच में टोनी यहाँ पे आ गया। तभी हान आगे बढ़ते हुए बोलता है, कमीने तू कौन है? लगता है तेरे जीने की इच्छा नहीं बची, इसी वजह से तू यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तभी टोनी हान गैंग को एक मुक्का मार देता है और कहता है, सुअर की शक्ल वाले मुझसे दूर रह। तभी हान गंग बोलता है, तूने मुझे मारा, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यह बोलते हुए अपने दोनों बॉडीगार्ड को आगे भेज देता है और वो बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं, आखिर तू है कौन जिसने मिस्टर हान को मार दिया? टोनी बोलता है, तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 महान लोग, तू है कौन जिसने मिस्टर हान को मार दिया? टोनी बोलता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड। माई बिलियनेयर सिस्टम एपिसोड 18, $500 मिलियन मी रोया खरीदा। तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 महान लोग हैं ना, एक वो जो अपनी बेटी को बेच रहा है और दूसरा वो जो किसी की बेटी को खरीद रहा है। और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी फैमिली को पूरी सियोल से गायब करवा दूंगा। तभी अंकल हान अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं, रुक जाओ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, जो मेरी और जाओ फैमिली की ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो अमीर लोग जानते हैं उनको तो सिर्फ यह पता है कि एक ब्लाइंड डेट है। आखिर यह बंदा कौन है जिसको क्लियर
पता था कि हम लोग यहाँ पर शादी के लिए मिल रहे हैं, इसकी आइडेंटिटी सिंपल तो नहीं हो सकती। फिर अंकल हान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता बच्चे तुम किस नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, और क्या तुम मुझे ये बताओगे तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। टोनी बोलता है, आप इतने क्वालिफाइड नहीं है कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊं। हन गैंग बोलता है, तुम्हारे मेरे फादर से बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी अंकल हान बोलते हैं, चुप हो जा कमीने, कुछ भी करने से पहले पहले 2 बार सोचना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो पता नहीं कौन हो सकता है। तभी टोनी रोया को बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर टोनी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है और रोया के फादर कह रहे होते हैं, आखिर तुम कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या कर रहे हो। टोनी बोलता है, लगता है मिस्टर जाओ को अपनी बेटी की कोई कदर नहीं है, इसी वजह से वो $100 मिलियन में अपनी बेटी को बेच रहे हैं, साथ ही अपनी कंपनी के 20% शेयर को भी बेच रहे हैं। लगता है ये बंदा पागल हो चुका है, क्योंकि ये बुढ़ा हो चुका है। अगर इसको डील ही चाहिए तो मैं इसको एक डील देता हूं, मैं इसके 60% शेयर खरीदूंगा, वो भी $0 मिलियन में। यह सुन के वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अंकल हान सोच रहे होते हैं, इसने $500 मिलियन कैश की बात ऐसे ही कर दी। ऐसी बातें करने के लिए भी कम से कम आपके पास $10 बिलियन के एसेट्स होने चाहिए। और मैं हान सेंस हुई, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं किसी को पढ़ नहीं पा रहा। वहीं रोया के फादर सोच रहे होते हैं, $0 मिलियन, इतने पैसों से मैं अपनी कंपनी को सिर्फ बचा नहीं सकता, मैं उसको आगे ही बढ़ा सकता हूं। फिर टोनी बोलता है, मुझे $500 मिलियन के बदले में सिर्फ शेयर्स ही नहीं चाहिए, मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। फिर वो रोया की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। यह देख के रोया भी सोच रही होती है, क्या टोनी भी मुझे $100 मिलियन के बदले में खरीदना चाहता है। फिर रोया वहीं पे गिर जाती है और वह सोच रही होती है, यह पूरी दुनिया सेम है। मैंने सोचा कि टोनी मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आया है, लेकिन यह भी यहाँ पे मेरी बोली लगाने के लिए आया है। फिर टोनी बोलता है, मैं चाहता हूँ 60% शेयर तुम रोया के नाम पे कर दो, जैसे तुम रोया के नाम पे शेयर करते हो मैं वैसे ही तुम हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। वही रोया सोच रही होते, टोनी ने उसके पिंजरे को खोल दिया और अब वो आजाद है, और ये बिल्कुल उसी हीरो की तरह है जो कि शो में एजिस्ट करता था। और रोया की अफेक्शन 85% तक बढ़ गई होती है। तभी वो सेक्रेटरी बोलता है, मिस्टर टोनी, मैंने आपके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, प्लीज आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। तभी टोनी रोया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, साइन करो, अपने आप को फ्री करो, अब से तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो। फिर टोनी रोया के फादर के अकाउंट में $500 मिलियन भेज देता है, जिसको देख के रोया की मदर बोलती है, सच में पैसे आ गए। और रोया के फादर बोल रहे होते हैं, क्या सच में आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी थी। फिर टोनी बोलता है, तो मुझे और क्या चाहिए। टोनी रे के फादर के पास जाते हुए बोलता है, तुम्हारी कंपनी का नीचे गना या ऊपर उठना सब मेरे दिमाग के अंदर है, लेकिन अगर फिर से तुमने रया के साथ कुछ ऐसा करने का ट्राई भी किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को इस अर्थ से गायब कर दूंगा। यह सुनकर रया के फादर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और टोनी बोलता है, रो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, तो चलो चलते हैं। तभी अंकल हान बोलते हैं, मिस्टर स्टार्क, आपने तो काफी खतरनाक काम कर दिया और यह बुढ़ा हान आपकी काफी ज्यादा इज्जत करता है, और मेरे बेटे ने आपसे थोड़ी सी फाइट कर ली थी, तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। फिर अंकल हान सोच रहे होते हैं, सिर्फ कंट्री का रिचेस्ट बंदा ही होगा जो कि $500 मिलियन बिना सोचे खर्च कर सकता है, और यह बंदा इतना स्ट्रांग है, मैं सोच भी नहीं सकता। इससे दुश्मनी करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। फिर हान गैंग बोलता है, फादर, इसने पहले मुझे मारा था। तभी अंकल हान से थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं, कमीने चुप हो जा, मुझे पता है जो भी मैंने कमाया है वो तू बर्बाद कर देगा, और तेरे ऐसे घटिया होने की वजह से मैं तुझे बहुत ज्यादा मारने वाला हूं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोया और टोनी एक कार में आ गए होते हैं। रोया बोलती है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया टोनी। टोनी बोलता है, ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें बचाया है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब टोनी और रोया स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में काम होने की वजह से रोया काफी ज्यादा लेट घर जा रही होती है और सोच रही होती है, बहुत ज्यादा रात हो गई है, बस मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। लेकिन तभी उसे कुछ बुरे लोग घेर लेते हैं। रोया बोलती है, आखिर आप लोग मुझे क्यों घेर रहे हैं, आप लोग का मुझसे क्या काम है। लेकिन उसे एक बंदा पकड़ते हुए बोलता है, हमें पैसे चाहिए, और अगर तुम हमें पैसे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, हम लोग बस तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद तुम घर चले जाना। वहीं रोया बोल रही होती है, मुझे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को
बुला दूंगी, लेकिन रोया के चिल्लाने पे भी वहां पे कोई भी नहीं आ रहा होता। तभी वहां पे टोनी दौड़ते हुए आता है और उस बंदे को एक खतरनाक धक्का देता है और कहता है, क्लास में रोया, यहां से भाग जाओ, बस पीछे मुड़ के मत देखना, बस भागती रहो। और वहां पे जितने भी वह बुरे बंदे होते हैं वह सभी टोनी को मारने लगते हैं। कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को डिस्टर्ब करने की, हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मजा करने वाले थे। रोया बोल रही होते हैं, उस टाइम इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और मुझे यह भी नहीं पता कि वह कौन बना था जिसने मेरी हेल्प करी थी। और जब मैं वहां पे पुलिस को लेके आई तो वहां पे ना तो गैंगस्टर थे और ना ही मेरी हेल्प करने वाला बंदा। उस दिन के बाद से मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर वह कौन था जिसने मेरी हेल्प करी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि टोनी वो तुम हो सकते हो। और जो रोया के अफेक्शन होते हैं वो 95 पॉइंट्स हो गई होती है और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने रया के ऊपर $500 मिलियन खर्च किए हैं, इसी वजह से आपको $50 मिलियन मिलते हैं, साथ ही आपको 35 स्ट्रेंथ पॉइंट भी मिलते हैं और आप 4 लैंग्वेजेस के मास्टर बन चुके हैं। और टोनी सोच रहा होता है, मुझे सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले ही मैंने बहुत कुछ किया था लेकिन मैं बस खड़ा हो देखते रहा, लेकिन इस बार मैं हिम्मत करके आगे आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पास सेल्फ को पे छोड़ दिया है। और हम देखते हैं टोनी और रकिस करने ही वाले होते हैं, तभी हम पे फोन बजता है और कॉल जाकी का आया होता है। जैसे टोनी कॉल पिक करता है, जाकी बोलती है, मैंने लाके अंदर शिफ्ट कर लिया है और तुम्हें पता है मैं 2 दिन से इस घर के लिए बेस्ट फर्नीचर ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें याद है कल कौन सा दिन है? टोनी बोलता है, मैं कैसे भूल सकता हूं, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी प्रिपेयर कर रखा है। साथ ही सोच रहा होता है, जाकी के फोन के टाइम काफी ज्यादा बेकार थी। फिर जाकी बोलती है, मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दे देना, मैंने अपने सारे क्लासमेट्स को इनवाइट किया है। टोनी बोलता है, ठीक है मैं देखता हूं मैं तुम्हें क्या गिफ्ट कर सकता हूं। वहीं टोनी सोच रहा होता है, तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। तभी जाकी के पास में युकी आती है और वह बोलती है, आखिर ये फोटो कहाँ लगानी है? और जाकी बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत सारा काम है। साथ ही वो डांस करते हुए सोच रही होती है, अभी मेरे पास खुद का घर है और वो भी ऐसा वैसा घर नहीं, $10 मिलियन का मेंशन। फिर टोनी रेया को बोलता है, तुम्हें पता है कल मेरे क्लासमेट का बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि इसे बिल्कुल भी ना लगे कि मैं इसे कुछ छुपा रहा हूं। जितना ज्यादा ये लोग मेरे बारे में फ्रीली सोचेंगे उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। तभी रोया बोलती है, नहीं मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो घर पर बहुत कुछ हो रहा होगा और वहां पे जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, शायद से मेरा वहां पर चलना सही नहीं होगा। रोया सोच रही होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें पूछ लेने चाहिए, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जरूरी नहीं होते और हमें वो नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने टोनी से नहीं पूछा कि आखिर वो किससे बात कर रहा था, इससे यह लगता है कि मैं काफी ज्यादा बोसी बिहेव कर रही हूं, जबकि उसने मेरी जान 2 बार बचाई है। फिर टोनी बोलता है, अगर तुम मेरे साथ चलते तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। रोया बोलते हैं, अगर मुझे फ्यूचर में चांस मिलेगा तो मैं जरूर चलूंगी। फिर हम देखते हैं टोनी ने रोया को ड्रॉप कर दिया होता है। रोया बोलती है, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए शुक्रिया। फिर टोनी बोलता है, रोया अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे इंटरेस्ट के तौर पर कुछ दे सकती हो। तभी रोया टोनी के चिक्स पे किस कर देती है और कहती है, यह वो स्टैंप है जिससे ये प्रूव होता है कि अब से तुम मेरे हो। इतना सुनने के बाद टोनी बोलता है, सच में ये काफी ज्यादा ऑसम है। फिर वो वापस जाते हुए बोलता है, चलो अपने काम पे वापस चलते हैं। तभी टोनी को पीछे से बोलता है, टोनी क्या ये तुम्हारी कार है? और हम देखते हैं वो होती है नोरा, लेकिन टोनी उसे आंसर नहीं करता और अपनी कार में बैठ के निकल जाता है। तभी नोरा की फ्रेंड बोलती है, टोनी ने तुम्हें लास्ट टाइम झूठ बोला था और टोनी उस जस्टिन हैमर से तो बहुत ज्यादा अमीर है, लगता है वो तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुम उसके टेस्ट में बहुत ही गंदी तरीके से फेल हुई हो। तभी नोरा को भी जो भी उसने किया होता है वो सब याद आ रहा होता है और नोरा के दोस्त बोलती है, तुमने सब कुछ खराब कर दिया, तुम सच में एक पागल पिगो। नोरा रोते हुए बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया, अब तो टोनी मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। नोरा के फ्रेंड बोलती है, हाँ नोरा तुमने मौका मिस कर दिया, अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं बचा है, लेकिन वहीं मेरे पास अभी भी चांस है। फिर नोरा शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नोरा की फ्रेंड बोलती है, टोनी हैंडसम है और काफी ज्यादा अमीर भी है, ये चीज
सेंस बनाते हैं कि सिर्फ तुम उसे नहीं पटा सकती, मैं भी उसे पटा सकती हूँ। क्या पता टोनी तुमसे बोर हो गया हो और अब वो मुझे पसंद कर ले। तभी नोरा अपने फ्रेंड के बाल पकड़ते हुए बोलती है, कमीनी तरह से बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और नोरा के फ्रेंड भी नोरा के बाल पकड़ लेती है और कहती है, तू तो सबसे ज्यादा चीप और घटिया लड़की है, तू तो जंगे के बैर तक चली गई थी पैसे के लिए। तभी नोरा बोलती है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। टू बी कंटिन्यू प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड। माई बिलियनेयर सिस्टम एपिसोड 19 इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर हुआ बवाल। चुप हो जाओ, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे ही वो दोनों लड़कियां रास्ते में पहलवानी करने लगती हैं, वहीं लोग उन लोगों की वीडियो बनाने लगते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं इस बार ओलंपिक में गोल्ड पक्का है। आगे हम देखते हैं नोरा को जो कि रोते हुए बोल रही होती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में पहलवानी करके अपनी दोस्ती भी तोड़ दी, और अब मेरे पास में ना ही बॉयफ्रेंड है ना ही बेस्ट फ्रेंड है और ना ही इज्जत, सभी लुट गई। और लग नहीं रहा कि अब मैं टोनी को कभी फंसा भी पाऊंगी, क्योंकि वो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, साथ ही मुझसे दूर भी होता जा रहा है। और वो रोते हुए जा रही होती है, तभी पीछे से उसको कोई आवाज लगाता है और हम देखते हैं वो होती है शशुई। शशुई बोलती है, लड़की तुम्हारा नाम नोरा है ना मेरा नाम है शशुई, और क्या तुम एक इंटरनेट इन्फ्लुएंस बनने में इंटरेस्टेड हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम टोनी स्टार्क को फिर से अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टोनी को अपने कमरे में बैठे हुए। टोनी सोच रहा होता है, आखिर मुझे जॉकी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। अगर उसे मैं कुछ अच्छा गिफ्ट कर देता हूं तो उसका इन्फेक्शन पॉइंट 95 पर हो सकता है। लगता है मुझे बाहर जाके कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। तभी जियांग टाव बोलता, टोनी इधर देखो, नोरा ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट चालू करी है और जो यह कर रही है वह काफी ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं नोरा को जो कि कह रही होती है, मेरा नाम है नोरा और मैं टोनी स्टार्क की पहली गर्लफ्रेंड हूं। मैं उसे कॉलेज में मिली थी और उसने 3 साल तक मेरा पीछा किया था, लेकिन मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा अमीर है। उस टाइम वो मेरे लिए पॉक लेके आया करता था और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ एक फोन दिलाने के लिए उसने 9 महीने पार्ट टाइम जॉब करी थी। लेकिन जब से वो अमीर हुआ है वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। हम देखते उसे कुछ कमेंट आए होते हैं जिसमें लिखा होता है, टोनी स्टार्क तेरे ऊपर थूके भी ना। और क्या तू टोनी स्टार्क को जानती भी है या सिर्फ उसका नाम यूज कर रही है? और यह बोल रही है कि जिस बंदे ने कुछ ही दिनों में इंटरनेट के ऊपर बिलियंस डॉलर खर्च कर दिए वो इसके लिए एक फोन लेने के लिए 9 महीने पार्ट टाइम जॉब करेगा। वहीं कुछ बंदों ने कमेंट किया होता है कि हमसे प्राइवेट मैसेज में बात करो, हमें मिस्टर स्टार्क के बारे में और भी जानना है। वहीं हम देखते हैं टोनी को जो कि बोल रहा होता है, ये कमीनी मुझे अभी भी डिफेम कर रही है। तभी जियांगटा बोलता है, देखो उस कमीनी नोरा को, वो अभी जस्टिन को डेट भी कर रही है और कैसे एक्ट कर रही है वही टोनी सोच रहा होता, यह लड़की तो काफी बेशर्म हो चुकी है, ये यहाँ पे खुद को विक्टिम दिखा रही है। लेकिन मुझे पता है नोरा का जो दिमाग है वो एकदम सुअर का है, इतना कुछ सोचना इसके बस की बात नहीं। यहाँ पे ये सब कुछ किया गया है मेरा अटेंशन पाने के लिए, साथ ही पब्लिक के सामने मेरे कैरेक्टर को खराब करने के लिए। यहाँ पे कोई तो है जो इसकी हेल्प कर रहा है। फिर टोनी मिस्टर होंग को कॉल करता है और बोलता है, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। एक लड़की है जिसने ब्रॉडकास्ट चालू किया है और इसने ये ब्रॉडकास्ट सा कंपनी के अंडर में चालू किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह ब्रॉडकास्ट मेनली किसको बिलोंग करता है? फिर मिस्टर हंग मैसेज करता है कि हमें पता चल गया जिस कंपनी के थ्रू यह लड़की ब्रॉडकास्ट कर रही है वह है जूमिंग मीडिया और उसकी लीगल पर्सन है सनसुई। टोनी सोचता है, सनसुई तो वही औरत है जो उस दिन मुझे परेशान कर रही थी। उस दिन तो सिर्फ मैंने उसको वार्निंग दे के छोड़ दिया था, लेकिन लगता है यह मुझे हल्के में ले रही है कि मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं सेंसू को देखते हैं जो कि कह रही होती है, नोरा की जो पहली ब्रॉडकास्ट है उस पे 1 मिलियन व्यूज आए हैं और हमारा जो प्लान था वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। और हम देखते हैं सेंसू को याद आ रहा होता है कि उसके बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था कि उसने लास्ट टाइम टोनी से पंगा ले लिया था। और सेंसू बोलती है, बॉस मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आप मुझे इतना डांट रहे हैं? तभी उसके बॉस बोलता है, जिस बंदे को तुम परेशान कर रही थी वो कोई और नहीं टोनी स्टार्क है। यह सुन के सेंसू पूरी तरीके से घबरा गई होती है और फिर वो एक बंदे से कह के टोनी के बारे में पूरी
इन्फॉर्मेशन निकलवा है जिससे उसे पता चलता है कि नोरा उसकी पहली गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो प्लान करती है कि वह नोरा का यूज करते हुए टोनी को अपनी कंपनी के अंडर में लेके आएगी जिससे कि टोनी के फेवर से वह $1 मिलियन कमा सके। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं सनसुई को जो कि कह रही होती है नोरा एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाएगी और ये देखिए पक्का से मिस्टर स्टार का गुस्सा कम हो जाएगा और अगर इन दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन तभी सेंसरी के फोन पर उसके बॉस का कॉल आता है और कहती है क्या हमारी कंपनी को पूरे इंटरनेट नेटवर्क से ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं हम देखते हैं टोनी को जिसने थोड़ी देर पहले मिस्टर हंग को मैसेज किया होता है कि जो वो झूम मीडिया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उस कंपनी को सील में और देखना नहीं चाहता हूं और मिस्टर हंग वो कंपनी कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। फिर मिस्टर हंग और जाउट यान मिलकर उस कंपनी को पूरे इंटरनेट से ब्लॉक करवाते हैं, हर बड़ी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। एक एक इन्वेस्टर से कहते हैं कि अपना पैसा रिफंड करो और जिस बिल्डिंग पे वो कंपनी है उस बिल्डिंग को भी ब्लॉक करवा देते हैं। पूरे जूम मुंडिया को चारों तरफ से बर्बाद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं सनसुई को जो कि कह रही होती है क्या हमारी कंपनी को बैन कर दिया गया है और जितनी भी कंपनी हमारे साथ में काम कर रही थी उन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। और उनमें से एक बंदा बता रहा होता है जितने भी मेजर शेयर होल्डर्स हैं उन सभी ने अपने पैसे को वापस निकाल लिया है और हमें हमारी कंपनी को बचाने के लिए कम से कम $10 मिलियन की जरूरत पड़ेगी। सेंसरी बोलते हैं $10 मिलियन यह तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आखिर हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। फिर सिंसू के पास में कुछ बैंक के बंदे आते हैं और वो बोलते हैं आपकी कंपनी ने 6 महीने से कोई लोन नहीं भरा, इसी वजह से आपके हिस्से के जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को फ्रीज किया जाता है। फिर सिंसू के पास में कुछ इन्फ्लुएंस आते हुए बोलती हैं हमने आपके साथ में बहुत अच्छा काम किया लेकिन आगे हम आपके साथ में काम नहीं कर सकते, हम लोगों ने कोई और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। फिर एक बंदा सिंसो के पास आते हुए बोलता है अगर आप इस बिल्डिंग की फीस नहीं भरेंगे तो आप इस बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पाएंगी। अगले दिन हम देखते हैं सिंसू ने अपने कंपनी से बोरा बिस्तर बांध लिया होता है और वो सोच रही होती है यह काम पक्का से मिस्टर स्टार्क ने किया है, वरना हमारी इतनी बड़ी कंपनी को एक झटके में सियोल से गायब करना यह किसी आम बंदे का काम नहीं हो सकता। फिर टोनी अपने फोन पे देखता है झूमक मीडिया के बैन होने की वजह से नोरा का चैनल भी बैन हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मिस्टर हंग और ड्रैगन किंग ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी और लगता है मुझे टाइम मिलते इन लोगों को एक डिनर पार्टी देनी चाहिए और शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं जाके जाकी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूं। लेकिन जब वो अपने कार के मिरर पे देखता है तो सिंसू उसके मिरर पर चिपकी होती है और कह रही होती है मिस्टर स्टार्क मैं गलत थी, मुझे आपके साथ में चालाक नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मुझे रास्ता दे दीजिए ताकि मैं बच जाऊं। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपके अफेक्शन सिस्टम में ऐड हो चुकी है। टोनी सोच रहा होता है आखिर ये ऐड क्यों हो गई, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मेरे अफेक्शन सिस्टम में रहे। फिर टोनी बोलता है आंटी अपनी जगह याद रखो, अगर अगली बार से तुमने कोई भी चराई करने की कोशिश करी तो इस बार तो सिर्फ कंपनी गायब हुई है, अगली बार तुम गायब हो जाओगी। वहीं मिस सेंसरी सोच रही होती मैंने पहले ये चीज फील क्यों नहीं करी, मिस्टर स्टार्क तो बहुत ज्यादा है हैंडसम है, स्पेशली जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दफा हो जाऊं और उसकी जो अफेक्शन होती है वो 10 पर से बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है आखिर आंटी की ऑफिस से मेले क्यों बढ़ रही है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें टोनी के वाला का सीन दिखाया जाता है, जाक के बर्थडे के दिन उसके सारे क्लास में उससे मिलने के लिए आए होते हैं और कह रहे होते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है, इस ला का प्राइस 50 से $60 मिलियन तो होगा ही, लगता है हमारी चेयरमैन जाओ एक किसी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, वरना इतना बड़ा घर लेना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है और मेरे डैड इस जगह को देखने के लिए आए थे पहले और मैंने तो सुना था कि ये विलन नंबर 1 किसी बहुत ही अमीर बंदे हंग का है, लेकिन वो तो अभी अपने 30 या 40 के अंदर है। और ये लड़की होती है स्टूडेंट यूनियन की मिनिस्टर और जाक की राइवल जंग लीली। तभी यूके आगे बढ़ते हुए बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है क्या, जबकि झूठ बोल रही है। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोलता है लीली बिल्कुल सही बोल रही है, जो बॉस होंग है उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे पहले इस विला में मना रखा है और मैं काफी ज्यादा लकी था, मैंने उनकी बेटी का बर्थडे अटेंड किया था, लेकिन उनकी बेटी
तो सिर्फ 12 साल की है। यह सुन के सारे लोग बोल रहे होते हैं, क्या हमारी प्रेसिडेंट झूठ बोल रही है। लेकिन तभी यूकी लिली के सामने घर के पेपर रख देती है और कहती है, आराम से इसको पढ़ लो, यह घर जाकी के नाम पे है। यह देखने के बाद सभी लोग बोल रहे होते हैं, नहीं हमारी प्रेसिडेंट एकदम सच बोल रही थी, लगता है इन्फ्लुएंसिंग में बहुत सारा पैसा है और ग्रेजुएट होने से पहले ही इतना सारा पैसा कमा लेना ये बहुत बड़ी बात है। वहीं जाऊग सोच रही होती है, अभी तक टोनी नहीं आया, क्या वो किसी ट्रैफिक में फंस गया है। वही टोनी बाहर आ गया होता है और वह बोलता है, फाइनली मैं पहुंच गया। जाकी ने यहाँ पे इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लिया है कि यहाँ पार्किंग के लिए घर में जगह ही नहीं बची थी, इसी वजह से मुझे कार को दूर पार्क करना पड़ रहा है। तभी टोनी के पास से एक कार गुजरती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। To be continued, please listen more to the next episode. My Billionaire System. एपिसोड 20 सीनियर स्कारलेट की गलतफहमी। टोनी सोच रहा होता है, आजकल लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग पार्टी में आ गए होते हैं और वह बोल रहे होते हैं, यह तो करारी 488 है और यह गाड़ी तो हमारी सीनियर टैंक ही है। मैंने तो यह भी सुना है कि इस गाड़ी की कीमत $4 मिलियन है। सीनियर टैंक गाड़ी से उतरते हुए बोलते हैं, विला नंबर 1। हाँ, ये वही विला है और हमें बताया जाता है यह है यूनियन के प्रेसिडेंट सीनियर टैंक 1, साथ ही सियोल की बहुत बड़ी कंपनी टैंक ग्रुप के सेकंड सन भी है। सीनियर टैंक टोनी को देखते हुए बोल रहे होते, आखिर ये चूहा कौन है जो कि अपने हाथ में एक टेडी बियर लेके जाकी के बर्थडे पे आ गया है और जाकी ने आखिर इस चूहे को बुलाया क्यों। तभी जाकी खुश होते हुए बोलती है, फाइनली तुम आ गए, तुम हाले में काफी ज्यादा देर से वेट कर रही थी। सीनियर टन बाहें फैलाते हुए बोलते हैं, आ गया जाओ की, लेकिन जाकी उसको डॉज करते हुए टोनी के पास चली जाती है। तभी टोनी उसे टेडी बेयर देखते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए यही लेके आया हूं और हैप्पी बर्थडे जाऊं की। और सभी लोग देखते हुए बोल रहे होते हैं, क्या हम लोग सपना देख रहे हैं। एक छोटे से टेडी बियर से जाक पिघल गई। यहाँ पे ब्रदर युवान ने उनको $200 का बैग दिया था, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पर इस बंदे के टेडी बेयर को देख के इधर जद खुश है, वहीं सीनियर टन सोच रहे होते हैं, जागी का पीछा बहुत सालों से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसने मुझे इतना घास नहीं डाला जितना इस चूहे को डाल दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है। तभी न के पीछे एक ट्रक आ जाती है। न बोलता है, जाऊं कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है और हम देखते हैं वो होता है एक प्रोफेशनल लेवल पियानो। न बोलता है, यह गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए इसलिए प्रिपेयर किया क्योंकि तुम एक पियानो मास्टर हो। जकी बोलते हैं, यह बहुत महंगा आया होगा, मैं आपको इसके पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। न बोलता है, जाके के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है और मैं तुम्हें इस पियानो के साथ में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दूंगा जिसको कि मैंने खुद ही लिखा है। फिर वो वहां पे पियानो बजाने लगता है, जिसको सुन के सभी लोग बोल रहे होते हैं, सीनियर 10 तो काफी अच्छा पियानो बजाते हैं। और जाकी भी बोलती है, सीनियर 10 आपका पियानो बजाने के लिए शुक्रिया, आपकी स्किल्स को देख के तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आ रही है। सीनियर न बोलते हैं, जाओ कि तुम में मेरा गाना अच्छा लगा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और टोनी तुम यहाँ पे काफी देर से खड़े हो, क्यों ना थोड़ी बहुत तुम ही अपनी स्किल्स को दिखा दो। वहीं टोनी सोच रहा होता है, लगता है ये बंदा चाहता है कि मेरे यहाँ पे बेइज्जती हो जाए। फिर टोनी बोलता है, जैसा कि ब्रदर टेन ने कहा, मैं आपकी विश को जरूर पूरी करूंगा। वहीं जबकि सोच रही होती है, क्या टोनी को पियानो बजाने आता है। और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं, देख के लग नहीं रहा कि इस बंदे को पियानो बजाने आता होगा, आज तो इस बंदे की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वहीं टोनी सोच रहा होता है, मुझे पियानो के बारे में पी भी नहीं आता। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में 25 स्ट्रेंथ पॉइंट पड़े हुए हैं, अगर आप अपने 10 पॉइंट्स को पियानो स्किल में ऐड कर दे तो आपकी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं टोनी सोच रहा होता है, मैं मानता हूं मैं मेहनत करके कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ चीट स्किल्स भी तो होती है ना। फिर वो बोलता है, सिस्टर मुझे 50 साल का पियानो बनाने का एक्सपीरियंस दे दो। और टोनी को देखते हुए सीनियर 10 सोच रहे होते, इसकी तो मोमेंटम ही चेंज हो गई। जैसे ही टोनी अपने गाने को स्टार्ट करता है, सीनियर 10 एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। टोनी बोल रहा होता है, यह तो बस स्टार्टिंग है, अभी मेरा सीक्रेट मूव आना बाकी है। फिर टोनी बहुत जल्दी जल्दी पियानो बजाने लगता है। सीनियर 10 सोच रहे होते, यह बहुत तेज बजा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी धुन इधर उधर नहीं हो रही। वहीं बाकी सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, यह वही अमेजिंग स्किल है जिसके बारे में टीचर ने बताया था कि कैसे कोई 2 हाथों से 4 हाथों के बराबर पियानो बजा सकता है। लेकिन इस टेक्निक की जो ट्रेनिंग है वह काफी ज्यादा ब्रूटल है।
इसीलिए कोई भी इससे गुजर नहीं पाता और हम देखते हैं टोनी ने अपने गाने को स्टॉप कर दिया होता है, जिसको देख के वहां पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। टोनी जाकी का बर्थडे मनाने के लिए उसके घर पर आया होता है। तभी सीनियर टैंक टोनी को बोलते हैं, चलो हम लोग एक पियानो कंपटीशन करते हैं, और पियानो कंपटीशन में टोनी टैंक को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। टोनी की स्किल्स को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर टोनी एक बीड़ी निकालते हुए उसे पियानो से जला लेता है। फिर टैंक के पास आते हुए बोलता है, तुम काफी अच्छा पियानो बजाते हो, अगर तुम मेहनत करते रहे तो तुम कुछ तो अचीव कर ही लोगे। फिर वो उसके मुंह में बीड़ डालते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सीनियर टैंक ने फालतू में इसको परेशान किया, इस लड़के ने सीनियर टैंक की बेइज्जती कर दी। वहीं जाकी सोच रही होती है, मैंने सही लड़के को चुना है, यह दिखने में अच्छा है, इसकी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है और इसका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा है, टोनी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी टारगेट नंबर श्री जाके की अफेक्शन पर 95 पर पार कर चुकी है और अभी तक आपने जाके के ऊपर 8.60 मिलियन खर्च किए हैं। इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे $7.18 मिलियन मिल रहे हैं, साथ ही 26 स्ट्रेंथ पॉइंट भी। वही टोनी सोच रहा होता, लास्ट टाइम मुझे $10 मिलियन मिले थे और इस बार $1 मिलियन लर्मू तो मजा आ गया, और आखिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट को किस चीज में ऐड करना चाहिए। तभी टोनी के पास में जाकी आते हुए बोलती है, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं। टोनी बोलता है, मान लो मैंने पियानो बजा के तुम्हें दूसरा गिफ्ट दिया है। वहीं टोनी और जाकी को देख के सीनियर टैंक रो रहे होते हैं। तभी पार्टी में एक बंदा बोलता है, देखो स्कारलेट आ गई, और स्कारलेट को आते हुए देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं, आज तक हमने सिर्फ इसका नाम सुना है, आज पहली बार हम इसको देख रहे हैं। फिर टोनी हमें बताता है कि स्कारलेट स्कूल ब्यूटी लिस्ट में नंबर 1 पे थी और लगातार 4 साल तक उसे कोई भी बीट नहीं कर पाया। फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी वही सबसे ज्यादा सुंदर रही और वो यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी बनी, लेकिन वो अपनी ब्यूटी की वजह से सबसे ज्यादा फेमस नहीं है। असल में वो लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करती है और उनसे बहुत ज्यादा गंदा बिहेव भी करती है। कितने लोगों का तो यह भी मानना है कि स्कारलेट को लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है, और जो स्कारलेट है उसको बचपन में एक बंदे ने किडनैप कर लिया था। हालांकि वो बंदा उसका कोई नुकसान नहीं कर पाया, टाइम पे पुलिस आ गई थी, लेकिन स्कारलेट तभी से ही मेन से नफरत करने लगी। फिर जाओ के बोलती है, टोनी आखिर कौन सुंदर है, या सीनियर स्कारलेट? टोनी बोलता है, मेरे तो तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो। साथ में टोनी सोच रहा होता है, मुझे स्कारलर जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग का कुछ भी नहीं पता और मुझे यहां अपने लड़के को फंसा के सिर्फ पैसा कमाना है, किसी लड़की के हाथों मरना नहीं है। फिर जाकी डोनी को खींचते हुए बोलती है, चलो मैं तुमको सिस्टर स्कारलेट से मिला लेती हूँ। फिर जाकी बोलती है, सीनियर आप बहुत ज्यादा लेट आई। स्कारलेट बोलती है, मुझे लेट आने के लिए माफ करना। जाकी कहती है, मुझे आपको किसी से मिलाना था, यह मेरा बॉयफ्रेंड है और इसका नाम है टोनी। टोनी बोलता है, हेलो सिस्टर स्कारलेट, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्कारलेट बोलती है, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने अभी पियानो बजाया था? फिर टोनी बोलता है, हाँ। स्कारलेट बोलती है, मैंने सुना तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ में घूमते हो और तुम्हारी बहुत सारी लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप भी है। तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं होते और उनकी कोई इज्जत भी नहीं होती। सही बताओ तो तुम लोग एकदम घटिया होते हो। ये सुन के टोनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। झाव की टोनी को रोकते हुए बोलती है, सिस्टर स्कारलेट ऐसी ही है, प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानो। तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है, अगर आप स्कारलेट को अपने अफेक्शन लिस्ट में डाल लेते हैं तो आपको पूरे अमाउंट के 10 पर के रिवॉर्ड के साथ ही 35 स्ट्रन पॉइंट भी मिलेंगे। तभी टोनी अपने सिस्टम को पटक हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? लास्ट टाइम तुम सेंसू से जुड़ गए थे, इस टाइम तुम इस लड़की से जुड़ गए हो। क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि ये लड़की पागल है? फिर टोनी स्कारलेट को देखते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये सुंदर तो है। वहीं स्कारलेट, क्या तुम पागल हो गए हो? लास्ट टाइम तुम सेंसू से जुड़ गए थे, इस टाइम तुम इस लड़की से जुड़ गए हो, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि ये लड़की पागल है? फिर टोनी स्कारलेट को देखते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये सुंदर तो है। वहीं स्कारलेट का टोनी की तरफ अफेक्शन पॉइंट 80 होता है। फिर टोनी जाकी के लिए केक लेके आता है और वो सभी लोग केक कट करते हैं और जाकी सभी लोगों को बोल रही होती है, आप लोग इस पार्टी को एंजॉय करना। तभी इस कालेर जाउग के पास आते हुए बोलती है, जाउग क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम था? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर स्कारलेट जाकी को कोने में लाते हुए बोलती है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, चलो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।
To be continued, please read more to the next chapter. कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए arigato